वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग का एक टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद बेंजीन रिंग पे CH2+ लगा के हम लोगों ने बेंजीन के डिफरेंट पोजीशन से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन से हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की और कहाँ से कौन इफेक्ट लगता है। और फाइनल कंक्लूजन हम लोग का क्या ड्रॉ हुआ था कि रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और मेटा पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, प्लस आई चाहे माइनस आई, ठीक है। यही हम लोग का कंक्लूजन लास्ट क्लास का था, ठीक है। और क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब एक दो क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं, आप उसी कंटिन्यूएशन में लिखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, नंबर ऑफ लेक्चर्स अब काफ़ी कम बचे हुए हैं, ठीक है। और जितना हमको आपको समझाना था, कुछ चीज़ें हमने काफ़ी समझा के डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, ताकि आपको एक आपका बेस तैयार हो पाए कि रेजोनेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट का, हाइपर कंजुगेशन का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, ये सब आपको बेस बढ़िया से क्लियर हो जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एप्लीकेशन में घुसे, हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। लेकिन अब क्या है कि अब नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है, तो अब थोड़ा सा हम तेज़ी से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को समझने के लिए या तो आप, ठीक है, पॉज करके आराम से उसको समझिए, ठीक है। पूरी चीज़ें हम बताएंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है और चीज़ों को कवर करना है, काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। अभी हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, GOC का जो पहला पोर्शन है, इतना भी बचा हुआ है जिसको हम लोग को काफ़ी जल्दी कवर करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ाएंगे लेकिन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और जहाँ आपको लगे कि भाई दोबारा देखा जाए वीडियो को, दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही डिस्कस हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आप उसी कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं, चाहे तो फ्रेश नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ आपका CH2+ हो गया। यहाँ अगर ग्रुप्स की बात करें और यहाँ ग्रुप हम लगा दें, ये आपका OCH3, Cl, CHO, NO2 और आपका H, ये आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं किस पोजीशन पे? दिस इज मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। तो आपको पता है मेटा पोजीशन से या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई होगा, इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं होगी। और यहाँ से माइनस आई इसको डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई आपको स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे बढ़िया प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई। अच्छा, एक और ग्रुप ऐड कर देते हैं हम लोग, CH3 ऐड कर देते हैं। तो ये तो आपका प्लस आई हो गया, ये रेफरेंस केस हो गया, बाकी ये सभी ग्रुप माइनस आई। और जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतना ही ये क्या करेगा, कमजोर करेगा। तो माइनस आई की सीरीज मेरे ख्याल से आपको याद है, सबसे स्टेबल F हो जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद रेफरेंस केस हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं अगर आपको याद हो, ठीक है, हैलोजेंस के बाद आपका नंबर किसका आता था? OR का आता था, फिर OH, फिर NH2 का आता था माइनस आई की सीरीज में। तो इसके बाद आपका A का नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद हैलोजेंस, फिर उसके बाद CHO और NO2 का तो खैर वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई प्लस आई के आधार पे आपने खाली आंसर दिया है। एक और क्वेश्चन, यह आपका Z के अगेन ऑप्शंस आपके CH3, CD3 और CT3। तो यहाँ फिर से मेटा पोजीशन, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं प्लस आई का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही बात हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर CB, उसके बाद A हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, मेटा पोजीशन है तो हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं कर रहे हैं।
सभी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। अच्छा Z वही यहाँ पे लगा दे, फिर से वही क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका CH3, बी ऑप्शन आपका CD3 और सी ऑप्शन क्या है CD3 CT3। ठीक है, तो कोई कहीं यहाँ डिसाइड कैसे किया जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपकी पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन से आप कौन से इफेक्ट्स कंसीडर करने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वैसे वैसे हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नीचे आने पे इंडक्टिव का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कंसिडर किसको करेंगे, हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, मजबूत इफेक्ट है, तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन हो गया, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी हो जाएगा, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ओनली। फोर्थ देखा जाए, यहाँ आपका CH2 प्लस इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर बना दे, CH3 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 CD3 CD3 और ये आपका क्या है CD3। ठीक है, यहाँ डिसाइड करिए ए और बी की स्टेबिलिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, फिर से वही बात कि ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, नहीं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, ये आपका अल्फा कार्बन यहाँ कार्बन है, समझिएगा, और अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो क्या हाइपर कंजुगेशन की बात की जाए, नहीं हाइपर कंजुगेशन नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे। तो ये जो आपके CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये सब डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये मिल के आपके क्या लगा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और CD3 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो B इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू A ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। एक बार फिर रिपीट कर दें हम कि अल्फा कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन दोनों में ही नहीं है, ना अल्फा हाइड्रोजन ना अल्फा ड्यूटेरियम, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और CD3 का प्लस आई का पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ज़्यादा। अब कोई कहे सर ये तो बहुत दूर है, इंडक्टिव इफेक्ट का पावर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, रिलेटिव बात हो रही है, रिलेटिव बात हो रही है कि इसके कंपैरिजन में इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो खैर ज़्यादा ही होगा, भले ही वो कमजोर इंडक्टिव इफेक्ट इतनी दूर से लगे, लेकिन इसकी तुलना में इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, अच्छा आपको अगर पोजीशन याद हो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये हमारा ग्रुप कौन सा था, वेनाइल ग्रुप था। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डैश, ये आपका एलाइल ग्रुप है, दिस इज एलाइल ग्रुप। तो वेनाइल एलाइल मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये वेनाइलिक पोजीशन होती है, इसको वेनाइलिक पोजीशन बोला जाता है, और उसी प्रकार से ये क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, यहाँ ये एलाइलिक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को नाम भी दिया जाता है वेनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो एलाइलिक पोजीशन मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता तो एलाइलिक कार्बोनाइन की बात करते, इस हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। उसी प्रकार से ये क्या है, वेनाइलिक पोजीशन है, वेनाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, इसी से आपका बेसिकली आया है सब। तो वेनाइल और एलाइल आपको क्लियर है तो वेनाइलिक पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी और ये एलाइलिक पोजीशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिलहाल हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें
वेनाइलिक पोजीशन और ये क्या है आपकी एलाइलिक पोजीशन है। तो अगर इस कार्बोकैटायन का नाम दिया जाए तो दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज वेनाइल कार्बोकैटायन, वेनाइल, सॉरी गलत हो गया, ये आपका क्या है वेनाइल कार्बोकैटायन और ये आपका क्या है एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन। इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एलाइल कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन, वेरी स्टेबल बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वेरी स्टेबल बिकॉज आपको पता है कंजुगेशन की कंडीशन दिख रही है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ अगर कोई पूछे कि ये कार्बोकैटायन किन किन फैक्टर्स से स्टेबलाइज हो रहा है या ये डबल बॉन्ड कौन सा इफेक्ट लगा कि इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये रेजोनेंस में क्या कर रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर तोड़ रहा है और यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस आर इफेक्ट हो गया या प्लस एम इफेक्ट हो गया, प्लस आर इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रही है, समझ में आ रही बात। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ ये इफेक्ट कौन सा लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। और माइनस आई की बात करने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि रेजोनेंस से अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ रही है। तो इट इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा वेनाइल कार्बोकैटायन के बारे में सोच लिया जाए। वेनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा, वेनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। पहली बात तो एक बात समझने की कोशिश करिएगा, यहां अगर कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस समय क्या है, तो कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 हाइड्रोजन के साथ और 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर से समझने की कोशिश करिए। एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इधर क्या है एक सिग्मा बॉन्ड और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है, पॉजिटिव चार्ज 3 हो गया और 3 बॉन्ड मतलब 0 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर से ध्यान से समझिए, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहां हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की बढ़ गई और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज और भी अनस्टेबल हो जाएगा। एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चलिए कार्बन पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट बात हम मान भी लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसमें आप उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये तो बड़ी अनस्टेबल वाली सिचुएशन हो जाएगी, समझ में आई बात। sp हाइब्रिडाइज कार्बन यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये बड़ा ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ, वेनाइलिक कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, याद हो गया। और एलाइलिक कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। एक चीज और इसमें समझ लेते हैं, कुछ लोग का आइडिया ये होगा कि सर ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डबल बॉन्ड को आप इधर ब्रेक कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस की बात हमको दिखने लगेगी। देखा जाए, एक बार स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसको 2-3 तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन एक आसान एक रफ आइडिया से इसको समझने की कोशिश किया जाए, बहुत डिटेल में इसको नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH, ठीक है, और एक लोन पेयर हमने बना दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का मिला और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो लोन पेयर हो गया। क्या इस पे कोई चार्ज आएगा, नहीं चार्ज नहीं आएगा। चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा ना, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन आया, ये सब आप समझ रहे हैं। अब ये जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसमें कई दिक्कतें आ गई। पहली दिक्कत क्या आई कि यहाँ कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, ये कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है आपका 4 हो गया, पॉजिटिव चार्ज 3 हो गया, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चलिए मान भी लिया। यहाँ जो आपने बॉन्ड तोड़ के ये जो बनाया है, तो इसमें जरा काउंट करिए, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है, न्यूट्रल है और 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर से ध्यान सुनिएगा, आपने इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया,
पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ दिया पाई बॉन्ड को। सर हमने पढ़ा है कि पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ दीजिए, कहीं कहीं ऐसे भी करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। लेकिन जब आप तोड़ते थे, याद करिए, जैसे आप CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आपने इसको इधर ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ आपका CH2 प्लस और यहाँ O और यहाँ आपका CH3। ध्यान समझिएगा, इसमें और इसमें अंतर समझिएगा। इसमें जब आपने इसको इधर तोड़ा, ऑक्सीजन का पहले भी ऑक्टेट कंप्लीट था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट तब पर भी कंप्लीट था, और यहाँ अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, यहाँ इनकम्प्लीट हो गया, वो अलग बात है। तो इसका कम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, इसका कम कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जब आप यहाँ आपने तोड़ा तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट था, तोड़ने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बना के रखे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये भी इनकम्प्लीट है। तो क्या ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट और तोड़ के हम 2-2 एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दें, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है समझने का। इसका मतलब ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, फिर से हम समझा दें। यहाँ क्यों ब्रेक कर रहे थे, दीज आर वाई दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले बात हो चुकी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पहुँच गए। इसमें देखा जाए, इसको आपने इधर तोड़ा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ आपने ब्रेक किया, इसमें कार्बन का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जबकि तोड़ने के बाद दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो ऐसा ब्रेकेज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब कि वेनाइलिक कार्बोकैटायन में क्या पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? इट इज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे ख्याल से आपने कंक्लूड कर लिया। तो वेनाइलिक कार्बोकैटायन की अनस्टेबिलिटी के 2 कारण क्या हो गए? sp हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। इन वेनाइलिक कार्बोकैटायन positive charge is localized, positive charge is localized and on more electronegative atom, more electronegative sp hybridized carbon, सो इट इज हाईली अनस्टेबल, सो इट इज हाईली अनस्टेबल। मेरे ख्याल से ये बात कंक्लूड हो गई। तो कभी भी आगे से याद रखिएगा, वेनाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, तो इट इज वेरी स्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल और लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। इस बात को भी याद रखिएगा। आप यहाँ से पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ मत ब्रेक कर दीजिएगा, और भी अनस्टेबल सिचुएशन आप क्रिएट कर देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। बी इज मोर स्टेबल, फार मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू ए। ये आपकी स्टेबिलिटी की बात होगी, ये तो स्टेबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, इसको मिटाएं। सिक्स देखा जाए। अच्छा, उसी में कुछ और भी अगर ऐड करें हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दीजिए। तो यहाँ जल्दी से देखा जाए,
अच्छा, ये तो आपका फिर से पहचानिए पहले, दिस इज वेनाइलिक कार्बोकैटायन, इसका डेरिवेटिव हो गया, आपने हाइड्रोजन हटा के कुछ लगा दिया, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, दिस इज वेनाइलिक कार्बोकैटायन डेरिवेटिव। ठीक है, ये वेनाइलिक कार्बोकैटायन आपको यहाँ दिखा, यहाँ भी हमको वेनाइलिक कार्बोकैटायन दिख रहा है, वैसा ही सिस्टम वही है, बस आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दिया, तो उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, यहां देखा जाए ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया, दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन वेरी स्टेबल, तो सबसे स्टेबल तो इसमें सी हो जाएगा, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, बाकी ये वेनाइलिक कार्बोकैटायन के डेरिवेटिव है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली वेनाइलिक कार्बोकैटायन, और इसमें हाइड्रोजन हटा के कुछ अगर लगाते हैं तो उसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, तो ये तीनों ही बड़े ही अनस्टेबल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ CH3 के अगर इफेक्ट की बात करें तो CH3 उस कैटायन पे कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट डाल के उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ प्लस आई इफेक्ट CH3 का नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। यहाँ ये CH3 बगल में है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 दूर हो गया इस पॉजिटिव चार्ज से, ये CH3 जस्ट बगल में है, तो इसको प्लस आई से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ज़्यादा स्टेबलाइज कर रही है, तो ये बी हो गया। हालांकि ये सभी अनस्टेबल कार्बोकैटायंस की कैटेगरी में है, लेकिन CH3 के प्लस आई के आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये तो आपने प्लस आई ऑफ CH3 कितना CH3 पास है उसके आधार पर आपने फैसला कर लिया। एक चीज़ और यहाँ हम डिस्कस करें, कोई कहे कि सर ये देखिए सर पॉजिटिव चार्ज है बगल में, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, सर देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसको हम अलग से अगर बनाने की कोशिश करें, CH2 डबल बॉन्ड C प्लस, और यहाँ H और H, ये देखिए सर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, यहाँ तो क्या सर यहाँ हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी आ रही है इस कार्बोकैटायन की। ठीक है, क्या कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन से यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद है तो हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या बताया था कि sp2 sp3 में जो इंटरेक्शन होता है वही हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, तो यहाँ तो आपने sp3 सही पकड़ा, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं, नो हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ फिर से चीज़ों को आप थोड़ा याद रखेंगे, नहीं तो तुरंत आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। यहाँ अगर आप CH2 की बात करते तब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आने से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिलोकलाइजेशन की बात नहीं हो रही थी। हम लोग शुरू में ही डिफाइन किए थे कि हाइपर कंजुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द sp2 sp3 सिस्टम, बिटवीन द sp2 sp3 सिस्टम। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द sp2 sp3 सिस्टम। चीजों को क्लियरली याद रखिएगा। तो यहां नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे आप चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइपर कंजुगेशन का पहला ही स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, sp2 sp3 के बीच के इंटरेक्शन को हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे थे, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे कार्बोकैटायन, चाहे फ्री रेडिकल, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने इसको किया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर CH2 CH प्लस यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां से जो एटम अटैच होगा उसको हटा दिया आपने, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराया है। इसको फिर से समझिए, यहां आपने कुछ लगाया होगा, मान लीजिए Z लगाया, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आपने क्या किया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा दिया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल गया और प्लस आपका Z माइनस बाहर गया, ऐसा कुछ हुआ होगा, तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फिनाइल कैटायन, और इसको अभी बताया विनाइल कैटायन।
तो फिनाइल कटायन, विनाइल कटायन दोनों ही हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायंस होते हैं। ठीक है, इस बात को तो पहले ही हम लोग याद कर लिया जाए, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अच्छा, ये सिस्टम तो इसमें कॉमन ही दिख रहा होगा आपको, ये सिस्टम कॉमन दिख रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो किसी को आइडिया लगे कि नहीं भाई इसमें भी सर रेजोनेंस की बात किया जाए, इसको इधर तोड़ दिया जाए सर से, देखिए इधर इधर तोड़ दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसको हम घुमाने लगे बेंजीन में, समझ में आ रही बात? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्यों नहीं होगा? फिर से वही बात, इसको तोड़ेंगे तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, दो कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया से बस समझिएगा। तो पहली बात, फिनाइल कटायन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। अच्छा, एक होमवर्क हम इसमें आपको देंगे। ठीक है, एक तो हमने आपको एक रफ तरीके से समझाया कि बॉन्ड तोड़ दिया, 2 एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसके ऑर्बिटल्स बनाए जाए और फिर एग्जैक्टली समझा जाए। ठीक है, कि वैकेंट ऑर्बिटल किस प्लेन में है और रेजोनेंस अगर कराएंगे या ओवरलैप कराएंगे तो वो किस प्लेन से होगा। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड किया जाता है कि भाई रेजोनेंस इसमें नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन आसान तरीके से समझिए, क्योंकि इस टाइप का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, याद करिए। लोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो यहाँ आपका लोन पेयर क्या था? लोकलाइज्ड था, इसका ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में, रेजोनेंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें भी यहाँ डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं अभी, सिंपली आप समझिए। तो इट इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ तो लोकलाइज्ड है ही है। ठीक है, ये सेम यूनिट यहाँ आपको दिखनी चाहिए, ये सेम यूनिट यहाँ आपको दिखनी चाहिए, और आप कंक्लूड करेंगे कि भाई इट इज अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी नहीं तोड़ पाए थे तो यहाँ भी नहीं तोड़ पाएंगे कि सर यहाँ कंजुकेशन दिख रहा है, ऐसे इसको तोड़ देते तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो उसको डीलोकलाइज करा लेते। नहीं, इसको तोड़ेंगे तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा और इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, समझ में आएगा? और दो एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं, तो इट इज अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। तो फिनाइल कटायन में पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है और इसमें विनाइल कटायन में भी पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। अब इन दोनों को जब कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन आसान है। यहाँ इसका इफेक्ट देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ ढेर सारे कार्बन आपको क्या दिख रहे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ रिलेटिवली माइनस आई इफेक्ट क्या है? ज्यादा है, मोर माइनस आई इफेक्ट बाई मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, समझ में आ रही बात? और माइनस आई लगना तो इस लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है? अनस्टेबिलिटी का कारण होगा। तो इसका मतलब इन दो अनस्टेबल कार्बोकटायंस में भी ज्यादा अनस्टेबल कौन है? बी है। तो हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं, तो ए इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू बी। ए इज हाईली अनस्टेबल, बी इज हाईली अनस्टेबल, कंपेरिजन कर रहे हैं तो ए इज रिलेटिवली मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू बी। ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। एट्थ देखा जाए, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। CH2 प्लस इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाए इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्लोरीन है और क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या होने जा रहा है? लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा और बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो लोन पेयर एडजेसेंट टू एटम कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपका रेजोनेंस हो गया CH2 डबल बॉन्ड Cl और यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। और ये आपका क्या है? अच्छा, इसको बोलते हैं बेंजिल कटायन। ये बेंजिल पोजीशन आपको समझ में आ रही है, बेंजिल, बेंजल, बेंजो 3 टर्म इस्तेमाल किया था, तो दिस इज बेंजिल कटायन। ठीक है, अच्छा बेंजिल कटायन में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा।
डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आप इसको फर्दर डिलोकलाइज करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2, इस प्रकार से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यानी इस बेंजीन ने कौन सा इफेक्ट लगा दिया, प्लस आर इफेक्ट, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, प्लस आर इफेक्ट से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और बाकी ये तो आपका हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज है, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, इन दो इफेक्ट से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ से अच्छा, यहाँ फिनाइल का इफेक्ट कौन सा होता है, याद करिए, फिनाइल का इफेक्ट इस कार्बोकेटायन के लिए क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट लगाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिनाइल का जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो प्लस आर इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस से इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। लेकिन क्या प्लस आई से भी स्टेबलाइज कर रहा है, नहीं, इसका इफेक्ट प्लस आई नहीं होता है, इसका इफेक्ट ठीक है एक कमजोर माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट से तो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन हम लोग बात किसकी करेंगे, रेजोनेंस की। अच्छा, फिर आते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ भी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ भी है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, तो आप आंसर देंगे कि सबसे स्टेबल, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है सर, इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक आइडिया हम आपको दे दें, इसमें सर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो मे बी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए। कि सबसे स्टेबल तो सर बी हो गया, उसके बाद ए हो गया और उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। इन दोनों में क्या है, रेजोनेंस है, बी और ए में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप याद भी करिए, थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा ना। हैलोजन है तो हैलोजन के लिए क्या हमने आपको एक बात बताई थी, हैलोजन्स प्लस आर इफेक्ट तो लगाते हैं, माइनस आई भी लगाते हैं। डोमिनेट कौन करता है, माइनस आई डोमिनेट करता है, ठीक है, क्योंकि प्लस आर जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। इसके ऑर्बिटल साइज, इसके ऑर्बिटल साइज में क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, प्लस आर माइनस आई और माइनस आई डोमिनेट करता है। हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी आपको दिख रहा है कि ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस हो भी रहा है, लेकिन ओवरऑल इस कार्बोकेटायन को ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये 100 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है तो 110 की खींच ले रहा है, ऐसा समझिए। 100 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर से भेज रहा है और 110 की खींच ले रहा है माइनस आई से। तो अल्टीमेटली क्या किया इसने, 10 से खींचा ही है ना, ठीक है। तो रेफरेंस लेवल से क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज ही कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ हैलोजन लगने से ये कार्बोकेटायन दिख रहा है कि स्टेबलाइज हुआ, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, डिस्टेबलाइज है, बिकॉज हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तो स्टेबलाइज कर रहा है नो डाउट, प्लस आर इफेक्ट से अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बी सबसे स्टेबल हो गया। उसके बाद सी में हाइपर कंजुगेशन प्लस आई से स्टेबलाइजेशन है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। इनको कैसे कंपेयर किया, ये तो सर प्लस आर लग गया, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद नंबर ए का आता है, क्योंकि फिर से वही बात, ये क्या है, हैलोजन्स है, प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई डोमिनेट करता है, दे आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। सो दे विल अल्टीमेटली डिस्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, दे विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, अल्टीमेटली तो इसको विड्रॉ करेंगे और बड़ा डेल्टा प्लस यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि दिख रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है। तो इस बात को आप स्पेशली याद रखेंगे, ठीक है, भूल नहीं जाएंगे इसको, ठीक है। बाकी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। देखा जाए 9th क्वेश्चन,
चलिए इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन में अरेंज कर दीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ से आंसर देखिए। अच्छा, आगे भी कहीं भी आपको इस टाइप के सवाल दिखें तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट करिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल भी आपको फास्टर में मिलेंगे जहां आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका OCH3। ठीक है, कोई नई बात बहुत नहीं है इसमें। और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ आपका OCH3, यहाँ आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिए, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराया। यहाँ भी वही सेम काम किया जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया NH2, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि आप तेजी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ देखा जाए, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराइए, यहाँ OCH3 और पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और, डबल बॉन्ड OCH3, पॉजिटिव चार्ज। ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और एक्स्ट्रा स्टेबल भी। सेम सिचुएशन यहाँ, आप रेजोनेंस कराएंगे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया NH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड आपका NH2, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, एक्स्ट्रा बन गया और एक्स्ट्रा स्टेबल भी हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, समझिएगा। तो ए में अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा बात को, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये सब आपका काम है। हमने यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो एक बात देखिए, इस लोन पेयर के नीचे क्या पॉजिटिव चार्ज आया? ये सब बातें हो चुकी हैं। लोन पेयर के नीचे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, तो जब इसके नीचे आया ही नहीं, तो क्या इसने अपने रेजोनेंस से उसको स्टेबलाइज किया, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, रेजोनेंस मतलब प्लस आर इफेक्ट यहाँ लगाना। तो क्या इसने प्लस आर इफेक्ट अपना लगाया? नहीं, प्लस आर इफेक्ट नहीं लगाया। तो दूसरा इफेक्ट इस कैटायन में क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो माइनस आई लग गया। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ, NH2 के नीचे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, NH2 के लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर के नीचे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसने प्लस आर इफेक्ट लगाया क्या? नहीं, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई ओनली वाली बात हो गई, माइनस आई ओनली। यहाँ देखा जाए तो लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस आर इफेक्ट लग गया। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट लग गया और माइनस आई तो लग ही रहा है। तो क्या माइनस आई की अब बात की जाए? कोई मतलब नहीं है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज। तो ये कार्बोकैटायन क्या हो गया? हाईली स्टेबलाइज हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ भी नाइट्रोजन के लोन पेयर से आपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि उसके नीचे पॉजिटिव चार्ज आया, तो प्लस आर इफेक्ट लग गया और माइनस आई तो लग ही रहा है। ठीक है, माइनस आई भी लग रहा है, प्लस आर भी लग रहा है, और आपको पता है दोनों लगते हैं तो आप रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बोकैटायन तो रिलेटिवली अनस्टेबल हो गए, क्योंकि सिर्फ माइनस आई लग रहा है, और ये दोनों बहुत स्टेबल हो गए। और NH2 का प्लस आर का पावर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो सबसे स्टेबल इसमें D हो गया, उसके बाद C हो गया, ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि माइनस आई में कौन ऊपर है, OCH3 की NH2, तो OCH3 माइनस आई में ऊपर होता है। सीरीज आपको याद रखनी होगी, या दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, और माइनस आई स्ट्रांग होगा तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। तो B हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई के आधार पर फैसला किया,
और यहाँ से यहाँ आपने प्लस आर के आधार पे आपने फैसला किया। ठीक है, तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तो उतना ही आसान हो जाता है। खाली उसको देखेंगे तो उतना ही मुश्किल लगेगा। तो एक और हम लोगों ने बढ़िया क्वेश्चन किया इसको। फॉस्टर में ये सब क्वेश्चन ढूंढिएगा कहाँ है, करिएगा उसको और फिर फाइनली कंक्लूड करिएगा। ये नहीं कि देख लिए हो गया, फिर से वहाँ देखिए, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करिए, क्या दिक्कत आ रही है वो समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अब हम लोग को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को कुछ एक नई बात, एक दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और फिर एक दो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के और पैरामीटर्स भी हम लोग देख लेंगे। तो कुछ नई बातें पहले पढ़ते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर में इनकी बात नहीं हुई थी, जरूरत भी नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स अगर 2 या 2 से ज्यादा साइकिल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको स्पाइरो कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो 2 साइकिल्स या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं साइकिल्स। 2 साइकिल्स आर कनेक्टेड बाई सिंगल कार्बन। 2 साइकिल्स आर कनेक्टेड बाई सिंगल कार्बन। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे इस प्रकार से, ये आपका ये कार्बन है और ये 2 साइकिल में एक कॉमन बीच में काम कर रहा है। 2 साइकिल इस कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, समझ में आ रही है, सिंगल कार्बन। या आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ देखिए सिंगल कार्बन से एक 5 साइडेड एक 6 साइडेड साइकिल कनेक्टेड है, तो इसकी कैटेगरी क्या हो जाती, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो इसमें 2 साइकिल, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, पहले इसको लिखिए, इसमें लिखते हैं 2 साइकिल्स आर कनेक्टेड बाई a zero two cycles are connected by adjacent carbon atoms। ठीक है, are connected by two adjacent carbon atoms, 2 adjacent carbon atoms। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन को आसान करके समझा जाए। 2 साइकिल्स आर कनेक्टेड बाई एडजेसेंट, लगातार के कार्बन एटम्स अगर 2 में कॉमन है तो उसको हम लोग फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर हम इसको मिटाएं स्पाइरो कंपाउंड्स को, ठीक है, यहां अगर एग्जांपल लिखें इसका फ्यूज्ड बाईसाइक्लो का, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये 2 कार्बन है, 2 साइकिल है, 2 साइकिल में कनेक्शन क्या है, ये 2 लगातार कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, इनको कंटिन्यूअस कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2 लगातार कार्बन, इनसे अगर ये दोनों साइकिल जुड़ी हुई हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं, ये इसको ऊपर वाले को ए और नीचे वाले को अगर बी बोल दें, ठीक है, तो ए और बी को ब्रिजहेड कार्बन एटम्स बोला जाता है। ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। फिर से फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या हो गया, दो साइकिल लगातार दो कार्बन से अगर कनेक्टेड है, उनके बीच वो कॉमन है, इन दोनों साइकिल्स के बीच जो दो कार्बन कॉमन है वो क्या है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उनको फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोला जाता है। तो ए और बी को क्या डिफाइन किया जाता है, ए एंड बी आर ब्रिजहेड कार्बन एटम्स, ठीक है। इसको देखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, कि ए और बी दो कार्बन है, इसको ऐसे समझिए, एक कार्बन ए है, एक कार्बन क्या है, बी है, ये ए हो गया, ये बी कार्बन हो गया, इनको आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट कर रहे हैं तो एक दो तीन चार कार्बन के ब्रिज से कनेक्ट किया आपने। तो आप यहां गए, एक कार्बन मिला, दो कार्बन मिला, तीन कार्बन मिला, ठीक है, और ये नीचे चार कार्बन मिला और आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 4। समझ में आ रही बात। तो यहां से यहां तक आपको बीच में क्या मिले, चार कार्बन के ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, पुल की तरीके से, ये पुल हो गया, ठीक है। तो चार कार्बन के ब्रिज से आपने कनेक्ट कर दिया। इधर भी सेम सिचुएशन है, ठीक है, ठीक है, इसको 1 डैश बोल दीजिए, या मान लीजिए, ठीक है, 1 डैश बोल दिया, 2 डैश बोल दिया, 3 डैश बोल दिया, 4 डैश बोल दिया, ठीक है। तो इधर भी आपने ए और बी के बीच चार कार्बन का 1 2 3 4 चार कार्बन का ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया। और यहाँ ए और बी के बीच क्या है, 0 कार्बन का ब्रिज है, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, ए और बी के बीच 3 ब्रिज है, एक ये है, एक ये है और एक क्या है, ये है, 3 ब्रिज है, ठीक है। 3 तरीके से आपने कनेक्ट किया, इधर से एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ठीक है। तो इस रास्ते में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 0 कार्बन, ए से डायरेक्ट आप बी पे पहुंच गए, तो इसको 0 कार्बन का ब्रिज बोला जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने में इधर से कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन का ब्रिज, और इधर से क्या है, 4 कार्बन का ब्रिज। समझ में आ रही बात। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या होता है कि 0 कार्बन के ब्रिज से वो एक कनेक्टेड होते हैं, 0 कार्बन के ब्रिज से, ठीक है। तो इनके बीच एक ब्रिज जो हमको दिख रहा है वो 0 कार्बन का है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ठीक है, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इनको ब्रिजिंग एटम्स बोला जाता है, ब्रिजिंग एटम्स, ठीक है। तो फिर से एक बार हम समझा दें आपको, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड डिफाइन करने का एक तरीका कि दो लगातार कार्बन एटम से अगर दो साइकिल्स कनेक्टेड हैं तो वो क्या है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। उसको समझने का एक और तरीका हमने क्या बताया कि आप ए और बी कार्बन मान लीजिए, ए और बी जो कार्बन है इनको ए बी कह दिया या नंबरिंग कर दीजिए कुछ भी। तो ए और बी को आप कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, 4 कार्बन के ब्रिज से, 4 कार्बन के ब्रिज से और 0 कार्बन के ब्रिज से, ठीक है। तो अगर दो ब्रिजहेड कार्बन एटम्स के बीच 0 कार्बन का ब्रिज बनता हुआ आपको दिखे तो वो क्या है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो ये भी एक डिफाइन करने का तरीका हो गया, समझने का तरीका हो गया। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, स्पाइरो कंपाउंड, दूसरा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और तीसरा ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो ठीक है, तो ये आपका फ्यूज्ड और ये आपका स्पाइरो, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या है कि दो ब्रिजहेड कार्बन एटम्स मिनिमम आपके क्या है 1 कार्बन से तो कनेक्टेड होंगे ही, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, ब्रिजहेड या 2 एडजेसेंट साइकिल्स आर कनेक्टेड बाई, ठीक है, चलिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ब्रिजहेड
कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय मोर देन वन कार्बन एटम्स। ठीक है, जीरो कार्बन का कोई ब्रिज नहीं होगा। ठीक है, या लगातार जो कार्बन एटम्स हैं वो शेयरिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, या एग्जांपल से आपको क्लियर करें, डिफाइन कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ऐसा समझिए, ये जो कंपाउंड है इसको समझिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है और ये, इसको हम ए बोल दें और इसको क्या बोल दें, बी बोल दें। तो ए और बी क्या है, ब्रिजहेड एटम्स है। ठीक है, और ए और बी के बीच आप ब्रिज बना रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये आपका कितने कार्बन का ब्रिज हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 डैश हो गया, ये आपका 2 डैश हो गया। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन का ब्रिज, यहाँ 2 कार्बन का ब्रिज, और ये क्या है आपका एक ही कार्बन का ब्रिज है, 1 डबल डैश कर लिया। समझ में आ रही बात, यहाँ से आए तो 1 कार्बन, फिर यहाँ पहुँच गया, तो 2 कार्बन का ब्रिज, 2 कार्बन का ब्रिज और 1 कार्बन का ब्रिज। ठीक है, या यूं कहें कि आपको 2 साइकिल मेरे ख्याल से दिख रही होगी, एक ये साइकिल, एक ये साइकिल। तो इन दोनों साइकिल में एडजेसेंट कार्बन एटम्स शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लगातार ये कार्बन के बाद ये कार्बन आता है तो ये शेयरिंग नहीं, इस कार्बन के बाद शेयरिंग किसकी है, ये कॉमन कार्बन है इन दोनों साइकिल के बीच। ठीक है, तो नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम्स की अगर शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए एंड बी आर ब्रिजहेड कार्बन एटम्स। ठीक है, और बाकी जितने एटम्स दिख रहे हैं 1 2 1 डैश 2 डैश और 1 डबल डैश, ये सब क्या है, ब्रिजिंग एटम्स हैं, ब्रिजिंग एटम्स। ठीक है, ए से बी के बीच जाने में ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, बस ऐसा समझिए, सिंपल सी बात है, समझना बहुत आसान है, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड और ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में अंतर समझ में आया। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड में भी ब्रिजहेड एटम्स होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली भी कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, 0 कार्बन का भी ब्रिज होता है, जबकि इसमें 0 कार्बन का ब्रिज नहीं होता है। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसी के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं। जैसे ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड को एक बार हम अगर फिर से, ठीक है, समझाने की कोशिश करें, ये आपका ब्रिजिंग एटम्स, ब्रिजहेड एटम्स हुए, इनको ब्रिजहेड बोला जाता है, और बीच में जो एटम्स आ रहे हैं उनको ब्रिजिंग एटम्स। एक ये एग्जांपल हमने बना दिया। ठीक है, इस टाइप से एग्जांपल बना दिया। या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये ब्रिजहेड 2 कार्बन का ब्रिज, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, ये ब्रिजहेड हो गया, 2 कार्बन के 3 ब्रिज बने हुए हैं, और यहाँ ये ब्रिजहेड के बीच 2 कार्बन का ब्रिज है, और एक क्या है, 1 2 3 कार्बन का ब्रिज है। मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सभी एटम्स कॉपी के प्लेन में नहीं, 3D स्ट्रक्चर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या होता है, 3 डायमेंशनल व्यू देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब उसको बोर्ड पे समझाना तो थोड़ा मुश्किल काम है। इसको अगर हम व्यू देने की कोशिश करें, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हम नंबरिंग कर दें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो यहाँ भी कुछ अगर नंबरिंग करें तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, ये आपके एटम्स हो गए। अब इनको एक्चुअल में 3 डायमेंशन में एक बार समझ लिया जाए, फिर आप ये काम करेंगे समझने का, ये आपका काम होगा बेसिकली।
ठीक है, इस तरीके से समझाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देखा जाए कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बुक अगर ले लिया जाए, ये आपकी बुक है, ठीक है, तो इसको क्या किया हमने बीच से ऐसे ओपन किया, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, चलिए यहाँ से दिख भी रहा है, इसको हमने ओपन किया, तो एटम्स कैसे प्लेस्ड हैं इसको समझा जाए। ये जो हम ऊपर वाले इसकी अगर बात करें, ये ऊपर, ठीक है, तो ये 1 है और नीचे क्या हो जाएगा 4, ऊपर ये ब्रिजहेड हेड और नीचे भी ये क्या है ब्रिजहेड है, ध्यान समझिएगा, ऊपर ब्रिजहेड और नीचे क्या है ब्रिजहेड है। अब ये ब्रिजहेड दोनों आपस में कनेक्टेड है 3 ब्रिजेस से, और ब्रिज में क्या है बेसिकली कार्बन है, और कैसे कनेक्टेड है जरा देखा जाए, ठीक है, तो इसके और इसके बीच कनेक्शन, एक तो आप यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ, ये कॉर्नर वाला ये कार्बन है, ठीक है, और देखा जाए तो कॉर्नर वाला कार्बन है तो इसको 2 नाम दे दीजिए, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और दोबारा किससे कनेक्ट हो गया है आपका 4 से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इधर क्या नाम दे दिया जाए, तो इधर 1 से क्या कनेक्टेड है 6 कनेक्टेड है, और इधर क्या है 5 कनेक्टेड है। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है, तो किताब के सभी कॉर्नर्स और इसको लेते हुए हमने आपको डिफाइन किया। और फिर से ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जो 7 है, 7 कुछ यहाँ है, यहाँ पे 7 है, और 7 इसको भी कनेक्ट कर रहा है, किसको 1 को कनेक्ट कर रहा है और 4 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझा दें आपको, ठीक है, तो ये आपने बुक लिया इस टाइप से, ये आपकी बुक हो गई, इसको आपने ऐसे बीच से ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ आपका क्या है ब्रिजहेड है, यहाँ ब्रिजहेड है, अब इस ब्रिजहेड में कनेक्शन है, तो यहाँ कार्बन ये से कनेक्टेड है 3 डायमेंशनल, ठीक है, इसको हम ऐसे कर दें तब पर भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ कार्बन, फ्रंट में कार्बन, ये कार्बन ब्रिजहेड के हैं, सामने कार्बन, फ्रंट में कार्बन, बैक में कार्बन, ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स में, और ये दोनों ब्रिजहेड में एक और कनेक्शन क्या है, यहाँ आपका लास्ट वाला कार्बन, 7th वाला कार्बन यहाँ बीचों बीच ऊपर है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, यानी इधर से एक साइकिल, इधर से एक साइकिल, और इधर से हमको क्या दिख रहा है, इधर से भी एक कनेक्शन हमको दिख रहा है। समझ में आई बात, ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ये ब्रिजहेड हो गए, यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के ब्रिज हो गए, सब कनेक्टेड हैं, और यहाँ भी आपने बीच में बीचों बीच यहाँ ये कनेक्शन है, इसको हम 7th कार्बन मान ले, तो यहाँ कनेक्शन है और ये क्या है उससे कनेक्टेड है, ये जाके कनेक्टेड है किससे 7th कार्बन से, और ये भी क्या है यहाँ कनेक्टेड है, दोनों ब्रिजहेड 7th कार्बन से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लास में समझना बहुत आसान होता है, यहाँ आप अपने से थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो सेम रिप्रेजेंटेशन आप इसका भी समझ सकते हैं, जहाँ 7 था वहाँ 2 कार्बन कर लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना और भी आसान है, ठीक है, यहाँ 2 कार्बन दिख ही रहा था, यहाँ 2 कार्बन दिख ही रहा है, ये आपके ब्रिजहेड है ही हैं, और यहाँ से एक और ऐसे इमेजिन कर लीजिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ आपने ऐसा ऐसा और ऐसा, और यहाँ कार्बन है और यहाँ भी क्या है कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ भी आप एक ऐसा इमेजिनेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको समझ जाइएगा। फाइनल कंक्लूजन, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है, और 3 डायमेंशनल में ये रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रॉपर्टी क्या है फाइनल अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एक रूल इसमें आता है, आप इसको यहां से भी समझने की कोशिश करिए कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप यहां थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ब्रिजहेड पे कंसंट्रेट करिए, ये ब्रिजहेड है, ठीक है। यहाँ एक और कनेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन का कनेक्शन होगा, ठीक है। इसको मिटा के अगर खाली हम इसी को बनाएं, क्योंकि हमको एक छोटे से पॉइंट से मतलब है जिससे हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमने जहां तक हो सकता है समझाने की कोशिश की, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, इट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो ओरिएंटेशन है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, इसको रिजिड या फिक्स ओरिएंटेशन बोला जाता है। देखिए आपका बेसिकली ये क्या है, ये 3 डायमेंशन में एक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इस कार्बन को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर बोला जाता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर इसका बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ बाईसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड के साथ एक समस्या क्या है कि जो ब्रिजहेड होते हैं, ब्रिजहेड एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 नहीं कर सकते, प्लेनर ज्योमेट्री वहां अलाउड नहीं होती, आप उसको प्लेनर नहीं बना सकते। प्लेनर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि भाई ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आगे जाके भी इससे जुड़ा हुआ है, और प्लेनर करने के लिए यहाँ प्लेनर ज्योमेट्री अलाउड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए प्लेनर ज्योमेट्री अलाउड करनी पड़ेगी, और प्लेनर के लिए इस बॉन्ड को खींच के आपको वापस से एक प्लेन में लाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, पूरी साइकिल ही टूट जाएगी, ठीक है। तो एक रूल क्या आता है, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या, इसको जो साइंटिस्ट हैं, ब्रेड साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया कि ब्रिजहेड एटम कैनॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज प्लेनर ज्योमेट्री इज नॉट अलाउड एट ब्रिजहेड एटम, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ब्रिजहेड एटम इन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, bridgehead atom in bridged bicyclo compounds cannot be sp2 hybridized because planar geometry is not allowed at ब्रिजहेड एटम। ब्रिजहेड एटम प्लेनर नहीं हो सकता, क्यों नहीं प्लेनर हो सकता, बिकॉज पूरी रिंग कोलैप्स कर जाएगी, आप यहाँ इन सभी को एक प्लेन में नहीं ले आ पाएंगे, इस प्लेन में नहीं ले आ पाएंगे, क्योंकि ये नीचे कनेक्शन है, ये इससे आपने जब जोड़ दिया तो ये कहीं जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेंगे तो प्लेनर ज्योमेट्री रिक्वायर करेगा, तो इस सेम प्लेन में ले आ ही नहीं सकते, पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, फ्यूज कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। बिकॉज स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ, उसको ब्रेड्स रूल लीजिए, या सिंपली आप ब्रेड्स रूल न याद करके सिंपली एक लाइन याद करिए कि ब्रिजहेड एटम ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता, प्लेनर ज्योमेट्री नहीं अलाउड है, क्योंकि वो बंधा हुआ है नीचे, ठीक है। आप उसको सेम प्लेन में लाने की कोशिश करेंगे, पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, फ्यूज कर जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। अच्छा, इतना भी नहीं याद करना है तो फाइनली ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड आप पहचानिए, और मान लीजिए अगर ऐसा सिस्टम आपको देता है, ठीक है, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज कर दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज आपका ब्रिजहेड पे नहीं आ सकता, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। या कोई कहे कि सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, नहीं, डबल बॉन्ड भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, ठीक है। तो न तो डबल बॉन्ड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या हुआ, न तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आप कार्बोकैटायन पे रख सकते हैं, न तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा, और न तो डबल बॉन्ड आप रख सकते हैं। ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर समझा जाए। चलिए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। इसकी जब एप्लीकेशन पोर्शन पे आएंगे तो ये और बेटर समझ में आएगा, तो जहाँ तक समझ में आया है उसको यहाँ तक रोज रोक दीजिए। बाकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि भाई स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड बाईसाइक्लो दोनों में ब्रिजिंग एटम्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो 0 कार्बन के ब्रिज से जो कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, और नॉन जीरो कार्बन ब्रिजिंग एटम, एटलीस्ट 1 कार्बन तो होगा ही अगर ब्रिजिंग एटम्स के बीच, तो वो क्या होगा, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड डिफाइन किया जाता है। और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में ब्रिजहेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता, प्लेनर ज्योमेट्री अलाउड नहीं है, का मतलब न तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, न तो यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।